गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, इस बुक का अपने 6वां चैप्टर पढ़ रहे थे, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और इसकी एक क्लास अपने हो चुकी है। आज अपने इस चैप्टर की यह सेकंड और अंतिम क्लास है। देखो भैया, ये सब कुछ मेरा आपको 2 साल पहले भी पढ़ाया हुआ है। जो सिलेबस आपके 2-3 साल पहले था वही सिलेबस आपके प्रेजेंट में है, बस थोड़ा सा उसमें 19-20 की चेंजिंग है। इसलिए मैं ये सारे चैप्टर आपको पुनः नए सिरे से पढ़ा रहा हूं। तो जो भी बच्चे अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहला पॉइंट आता है अपने साझी संपदा। साझी संपदा क्या होती है? देखो, अपने जैसे 9th-10th क्लास में एक प्रश्नावली आती थी साझा। साझा का मतलब मिला जुला। साझा का मतलब होता है मिला जुला, जिसके ऊपर सबका हक हो, जो सबके अधिकार में हो, वो क्या होती है? साझा। तो यहाँ पे बात आ रही है साझा संपदा। साझा संपदा का मतलब हो गया एक ऐसी संपदा जिसके ऊपर संपूर्ण समाज का, संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है। मतलब जिसके ऊपर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है। उसको बोलते हैं भैया अपने साझा संपदा। जैसे बात करें, अपने गांव में कोई चारागाह है, कोई खेल का मैदान है, कोई नदी है, कोई अपने जैसे संयुक्त परिवार है उसमें कोई चूल्हा है या कोई कुआं है। ठीक है, ये किस प्रकार के उदाहरण हो गए? ये साझी संपदा के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भैया किसी एक ही व्यक्ति का पर्सनल अधिकार नहीं होता है, इनके ऊपर संपूर्ण गांव का, संपूर्ण समुदाय का, संपूर्ण समाज का अधिकार होता है। तो ऐसी संपदा को अपने क्या कहते हैं? साझी संपदा। दूसरा पॉइंट आता है भैया विश्व की साझी संपदा। यहां से देखो कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि विश्व की साझी संपदा क्या होती है। देखो, जैसे ये है ना वैसे ये है, बस इतना ध्यान रखना जिसके ऊपर संपूर्ण विश्व का अधिकार होता है। समझ लो, विश्व की साझी संपदा का मतलब हो गया ऐसी संपदा जिस पर किसी एक ही देश का अधिकार नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि कोई किसी एक ही देश के अंडर में है, एक ही देश का अधिकार नहीं होता। इसका प्रबंधन जो है, मतलब देख रेख या रख रखाव है, वो साझा रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। मतलब कोई भी एक ऐसी संपदा जिसके ऊपर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, बल्कि विश्व के अनेक देशों का अधिकार होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं विश्व की साझी संपदा। और उनकी देख रेख है, उनका प्रबंधन है, वो सब किसके द्वारा किया जाता है? संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसको भैया अपने मानवता की साझी विरासत भी कहते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे वायुमंडल है। ठीक है, अब वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपर किसी एक ही देश का अधिकार नहीं है। तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि भारत का अधिकार है या अमेरिका का अधिकार है। वायुमंडल तो चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, या अपने अंतरिक्ष है, या कोई समुद्री सतह है, या अंटार्कटिका है। ये ऐसे उदाहरण है जो अपने विश्व की साझी संपदा के अंतर्गत आते हैं। मतलब इनके ऊपर किसी एक ही देश का अधिकार नहीं होता, इनके ऊपर विश्व के समस्त देशों का अधिकार होता है। और उनका प्रबंधन, रख रखाव, देख रेख जो है वो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा अंटार्कटिका के बारे में देखो भैया। अंटार्कटिका महाद्वीप आपको पता है। इस महाद्वीप की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो तो है 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर। और इसकी एक खास बात है कि इसका अधिकांश हिस्सा जो है उसके ऊपर क्या रहती है? बर्फ रहती है। मतलब यहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है। मतलब यहाँ का 90% हिस्सा जो है वो किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है। तो अब विश्व के जो अन्य देश है वो इस अंटार्कटिका महाद्वीप को अपने जैसे अंतरिक्ष यान वगैरह, मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य, आखेट के लिए और पर्यटन के लिए इसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और ये सब प्रक्रियाएं कब से स्टार्ट हुई? 1969 से। जैसे भारत ने भी अपने वहां पर गंगोत्री वगैरह वो चलाए थे, अपने अनुसंधान वगैरह, वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, तो 1969 के बाद में इस क्षेत्र पर अंटार्कटिका जो है, इस क्षेत्र को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में, मत्स्य पालन या मत्स्य मछली पालन के लिए, आखेट शिकार के लिए या पर्यटन के रूप में लोग इसको क्या करते हैं? प्रयोग में लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। मेन रूप से विश्व की साझी संपदा, जिसको अपने मानवता की सुरक्षा भी कहा जाता है, मानवता की साझी संपदा भी कहा जाता है। अब देखो भैया, ये जो विश्व की साझी संपदा है या जिसको अपने मानवता की साझी विरासत भी कहते हैं,
इसको बनाए रखने के लिए अपने 3-4 समझौते भी हुए हैं, 3-4 संधियां भी हुई है। बस आपको इस संधियों की संज्ञा रखनी है, कौन सी संधि कब हुई है। पहली है भैया अंटार्कटिका संधि, ये हुई थी 1959 में, ध्यान रखना। दूसरी है मॉन्ट्रियल न्यायचार, या मॉन्ट्रियल न्यायचार बोल दो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोल दो, एक ही बात है, ये हुई थी 1987 में। और तीसरी है अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायचार, ये हुई थी 1991, मतलब 1959, 1987, 1991। ये सब संधियां जो है, ये समझौते जो है, वो विश्व की साझी संपदा या मानवता की जो साझी विरासत है उसके संरक्षण के लिए, उसकी देखरेख के लिए हुई है। क्लियर है। अब बात करते हैं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। बहुत बार एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन है क्या। क्योटो एक जगह का नाम है और ये है भैया अपने जापान में, ठीक है। यहाँ पर 1997 में एक सम्मेलन हुआ था, उसी को बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। अब ये सम्मेलन हुआ क्यों था, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें मतलब जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, इस प्रकार की जो गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसें, उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और इस सम्मेलन में भैया अपने जो भारत है, चीन है, या जो अन्य विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों को कुछ छूट दी गई थी कि आप थोड़ा बहुत उत्सर्जन कर सकते हो, क्योंकि आपने अभी तक किसी प्रकार का कोई औद्योगिक विकास नहीं किया है। देखो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में हुआ था। जापान के कौन से शहर में, क्योटो में हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करना, कम करना, इसके लिए सम्मेलन हुआ था। अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, जैसे CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये ऐसी गैसें हैं भैया जो ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती है। क्लियर है। और इस सम्मेलन में भैया भारत है, चीन है और अन्य विकासशील जो देश है, उन देशों को कुछ समय के लिए क्या दी गई थी, छूट दी गई थी, क्योंकि इन्होंने ग्रीन हाउस गैसों का अभी तक उत्सर्जन नहीं किया है, इन्होंने किसी प्रकार का औद्योगिक विकास नहीं किया है, तो इन देशों को कुछ समय के लिए छूट दी गई थी। हालांकि भारत जो है, इस भारत ने 2002 में इस समझौते पर क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। ये आपको जरूर से ध्यान रखना है, भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। देखो इसको डायग्राम से समझो। यह भी अपने पर्यावरण को लेकर ही हुआ था कि पर्यावरण का जो विनाश हुआ है, उस विनाश को लेकर अलग अलग जो देश है उनके अलग अलग मत है। देखो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के जो अधिकतर देश है वो किस प्रकार के देश है, विकसित देश है, और दक्षिणी गोलार्ध के देश जो है वो किस प्रकार के है, विकासशील देश है, ठीक है। अब इन देशों का पर्यावरण को लेकर अलग अलग मत है। अलग अलग मत कैसे है, भाई पर्यावरण का नुकसान हुआ है, ठीक है, तो जब पर्यावरण का नुकसान हुआ था, इन लोगों ने मिलकर एक सभा, एक सम्मेलन आयोजित किया, और उस सम्मेलन में जो उत्तरी गोलार्ध के जो देश है, विकसित देश, उन्होंने कहा कि पर्यावरण का जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, लेकिन इसकी भरपाई जो है ना, हम दोनों मिलकर करेंगे, मतलब विकसित और विकासशील देश। इन्होंने क्या किया कि भरपाई जो होगी वो कैसे होगी, साझा रूप से होगी। भाई 50 रुपए आपके खर्च हो रहे तो 50 आपके खर्च हो रहे, इस प्रकार की बात इन्होंने कही उत्तरी गोलार्ध के देशों ने। तो जो दक्षिणी गोलार्ध के देश थे, मुख्य रूप से कौन से देश, विकासशील देश, उन्होंने कहा कि जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वही क्या करे, ज्यादा भरपाई करे। मतलब दक्षिण गोलार्ध के देशों ने उत्तरी गोलार्ध की जो साझा भरपाई की बात थी उसको नकार दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है, उत्तरी गोलार्ध के देशों ने पहुंचाया है, विकसित देशों ने पहुंचाया है, क्योंकि ज्यादा औद्योगिक विकास ही इन देशों ने किया है। भाई जो ज्यादा औद्योगिक विकास करेगा वही ज्यादा क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इन्होंने ये कहा कि जिन देशों ने ज्यादा नुकसान किया है वही देश ज्यादा भरपाई करेंगे। यही कहलाता है अपने साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत, ठीक है। अब यहाँ पर भारत जो है, इस भारत ने क्या राय दी इस सिद्धांत पर, इस मत पर भारत ने क्या राय दी। भारत ने भी यही कहा कि विकसित देश जो है, उन विकसित देशों ने ज्यादा औद्योगिक विकास किया है, अतः ज्यादा भरपाई भी कौन करे, विकसित देश ही करे। मतलब विकसित देश चाहते थे बराबर बराबर हो, लेकिन विकासशील देशों ने कहा कि नहीं, ज्यादा नुकसान आपने पर्यावरण को पहुंचाया है, इसलिए भरपाई भी आप ही ज्यादा करोगे। और भारत जो था, उस भारत ने भी यही राय दी कि विकसित देशों ने ज्यादा औद्योगिक विकास किया है,
उत्तरी गोलार्ध के जो देश है उन्होंने ज्यादा औद्योगिक विकास किया है, इसलिए ज्यादा भरपाई जो है वो भी कौन ही करेंगे, उत्तरी गोलार्ध के देश ही करेंगे। इसी को कहते हैं भैया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत। अब देखो यहाँ पर एक संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक नियमाचार है जिसको बोलते हैं UNFCCC। ठीक है, ये कई एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, UNFCCC का पूरा नाम बताइए। तो देखो यू का तो क्या हो गया यूनाइटेड, एन का हो गया नेशंस, एफ का हो गया फ्रेमवर्क, सी का हो गया कन्वेंशन, फिर सी का हो गया क्लाइमेट और फिर सी का हो गया चेंज। मतलब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये है क्या भैया, यह है अपने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है उसका जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक नियमाचार है। और ये भी है अपने ग्रीन हाउस जो गैसें है, जो ग्लोबल वार्मिंग फैलाती है, जो वैश्विक तापमान फैलाती है, उन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित एक नियमाचार है। ठीक है, अंतिम पॉइंट है भैया भारत द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए प्रयास। मतलब जो भारत है उसने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण का नुकसान कम हो इसके लिए कौन कौन से उपाय किए। पहला उपाय किया था भैया भारत ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू की थी। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी लागू करके भारत ने कहा कि जितने भी वाहन है उन वाहनों में जो ईंधन काम में लिया जाएगा, चाहे पेट्रोल डीजल जो भी हो, वो स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा सड़कों पे इस प्रकार की गाड़ियां चलती है कि चलते समय वो धुआं देती है। कई लोग पेट्रोल से केरोसिन से गाड़ियां चलाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो भारत ने ये नियम लागू कर दिया नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी। इसके अंतर्गत जो वाहन होगा ना, उन वाहनों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग जो कर दिया वो अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा 2001 में भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया, मतलब ऊर्जा की अधिक से अधिक क्या करनी है, खपत करनी है, ऊर्जा की अधिक से अधिक बचत करनी है। कई बार छोटा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया, 2001 में। इसके अलावा भारत जो था उसने 2003 में बिजली अधिनियम भी पारित कर दिया। देखो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, बिजली अधिनियम 2003। बिजली अधिनियम में क्या किया गया, जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के स्रोत है, कौन से नवीकरणीय ऊर्जा, उसके इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इस प्रकार इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या दिया गया, जोर दिया गया। तो ये था भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का 6वां चैप्टर। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई आपका सवाल हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से कीजिए। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।